दोस्तों, प्यार और मोहब्बत और दूसरी तरफ होते हैं अवैध संबंध। प्यार और मोहब्बत, अवैध संबंध, ये आप लोग को एक ही चीज़ लगेगी, लेकिन दोनों ही चीज़ों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। प्यार और मोहब्बत जो चीज़ें होती हैं, ये समाज की मर्यादाओं को समझती हैं, माता पिता की इज्जत को समझती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्यार मोहब्बत में अगर प्यार करने वाला एक ना हो पाता है तो वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देता है ताकि उसके घर वालों की इज्जत पर आँच ना आए। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ होते हैं अवैध संबंध, और इन अवैध संबंधों की आग इतनी ज़्यादा होती है कि बड़े से बड़े रिश्ते को जलाकर राख कर देती है। ना तो माँ के बारे में सोचते हैं इंसान, ना तो पिता के बारे में सोचते हैं। और जो अवैध संबंधों के रिश्तों में आते हैं वो जिस्म की भूख के पीछे कुछ इस तरीके का क्राइम करते हैं, जिसकी वजह से जब वो क्राइम कर देते हैं और पुलिस जब उस पूरी घटना का खुलासा करती है तो वाकई जब लोगों के कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है, इस क्राइम की सच्चाई लोगों के कानों तक पहुंचती है, तो लोग वाकई हैरान हो जाते हैं और लोग ये सोचने लगते हैं कि इंसान इन अवैध संबंधों के चलते खून के रिश्तों को भी रिश्ता नहीं समझता है और अपने स्वार्थ के लिए वो किसी को भी अपने रास्ते से हटा देता है। दोस्तों, आज की घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक लड़की जो कि अपनी प्रेमी से बेइंतहा मोहब्बत करने लगती है और उसके बाद में एक दिन उसकी सच्चाई जो होती है उसके पिता को पता चल जाती है। और उसके बाद में इस पूरी घटना के अंदर जो होता है, यकीनन दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे तो सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे और आप लोग एक बार को सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर समाज में जो इंसान हैं और जो अवैध रिश्तों में पड़ते हैं उनकी मानसिकता आखिर किस कदर तक गिर जाती है। तो दोस्तों, पूरी घटना तफसील से मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाहवेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके और क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, कल के दिन जो भी आप लोगों के कमेंट्स हैं, ये कमेंट्स वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे। और आप लोग भी अगर कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी को किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर साझा करूँगा। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। और दोस्तों, इसी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मेरठ, और इसी मेरठ में एक थाना पड़ता है बहुसूमा थाना। और दोस्तों, इसी बहुसूमा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, गांव का नाम रहाबती। और दोस्तों, इसी गांव के अंदर एक परिवार रहता है। इस परिवार में जो परिवार का मुखिया है उसका नाम है निर्मल जाट। निर्मल जाट का एक बेटा जिसका नाम गुड्डू, और गुड्डू जिसकी शादी तो हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद में अचानक से इसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है जो इसकी बेटी इसके लिए, जो इसकी बीबी इसके लिए छोड़ के गई थी, इसकी प्यारी सी बेटी। इसकी प्यारी सी जो बेटी होती है इसका नाम ये सिमरन रखता है। उसके बाद में अपनी बेटी का ही भरण पोषण करता है, अपनी बेटी की ही अच्छे तरीके से तरतीब करना शुरू करता है। और उसके बाद में अपने परिवार के साथ में जी रहा होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इसका एक ट्रैक्टर है, अच्छी खासी खेती किसानी की ज़मीन है। लोगों की ज़मीनों में जो काम रहता है ट्रैक्टर का, वो काम ये करवाता है। इसके लिए इसने अपने परिवार में एक नौकर भी रख के रखा हुआ है, यानी किसी चीज़ में हाथ बिठाने के लिए एक नौकर भी है। सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ सेट है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में एक तारीख आती है, और ये तारीख आती है 6 नवंबर साल 2022। और दोस्तों, इसी 6 नवंबर साल 2022 को ये जो गुड्डू है अपनी बेटी से कहकर घर से निकलता है कि वो बस अभी कुछ काम से जा रहा है और कुछ देर में ही लौट आएगा। अब दोस्तों, गुड्डू ये कहकर अपनी बेटी से घर से चला जाता है। इधर जो बेटी थी ये घर का कामकाज कर रही थी, अपने पिता से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अब जब गुड्डू घर से चला जाता है तो जो घर का मुखिया होता है, जिसका नाम मैंने आप लोग को बताया निर्मल जाट, ये भी अपनी पोती से पूछता है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ गए। तो वो बताते हैं कि काम से कहीं गए हुए हैं और जल्द ही लौट आएंगे। उसके बाद में दोस्तों होते करते पूरा दिन गुजर जाता है, और पूरा दिन जब गुजरता है शाम होने को आती है। जब शाम होने की आती है तो उसका मोबाइल नंबर ट्राई किया जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही मोबाइल नंबर लगाया जाता है, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ। और दोस्तों, जब मोबाइल नंबर स्विच ऑफ जाता है तो अब घर परिवार वाले परेशान होते हैं। अब जब घर परिवार वाले परेशान होते हैं तो जो निर्मल जाट है, जो इस परिवार का मुखिया है, वो भी अपनी पोती से कहता है कहाँ गए, एक बार पता करो। नौकर को भी जहाँ तहाँ भेजा जाता है। अब जो नौकर था बेचारा, ये भी पूरे गांव में ढूंढता है। अगर कहीं पर उठना बैठना था तो उन जगहों पर भी देखा जाता है, लेकिन कहीं पर भी गुड्डू का कोई पता नहीं चलता है। होते करते दोस्तों रात के 8 बज जाते हैं। और जब रात के 8 बज जाते हैं तब इस परिवार की जो परेशानियां होती हैं ये लगातार बढ़ती जाती हैं, क्योंकि इस घर के अंदर एक ही व्यक्ति ऐसा था जो पूरे घर को लेके चल रहा था। उस व्यक्ति का नाम था गुड्डू, और अचानक से गुड्डू ही लापता हो गया। उसके बाद में ये लोग पूरी परेशानी में, पूरे गांव के अंदर ये खबर फैल जाती है कि गुड्डू जो है वो घर से अचानक से गायब हो गया है। मोबाइल नंबर लगा जा रहा है तो लग नहीं रहा है।
तो लोग जो है वो आश्वासन देते हैं, हो सकता है किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया हो, या फिर कुछ ऐसा काम आन पड़ा हो, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो, बैटरी डाउन हो गई हो, बहुत सारी बातें हैं। हो सकता है कि वेट कर लीजिए, थोड़ा आ जाएगा। रात के 12, 1, 2 बज जाते हैं, लेकिन अभी तक भी गुड्डू का कोई पता नहीं था। दोस्तों, इसी बेचैनी में, इसी मुश्किलों में ये जो परिवार था ये पूरी रात रहता है, और सुबह का वक्त हो जाता है। सुबह हो जाती है, धूप आ जाती है, सूरज निकल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो गुड्डू था इसका कोई पता नहीं था। इसलिए अब ये जो बेटी थी अपने नौकर से कहती है कि मुझे पुलिस थाने तक ले चलो। उसके बाद में ये लोग पुलिस थाने पहुंचते हैं, और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में ये अपने पिता गुड्डू की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है। और उसके बाद में जो पुलिस थी पूरी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखती है, पूरा मामला पूछती है। उसके बाद में ये लोग घर चले आते हैं। अब दोस्तों, पुलिस ने इस गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख तो ली, लेकिन पुलिस जब इस पूरे केस में छानबीन शुरू करती है तो गांव का चप्पा चप्पा छान मारती है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सारे ही लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि किसी ने किसी गुड्डू को किसी के साथ जाते हुए देखा, लेकिन सारे के सारे लोग यही बताते हैं कि साहब हमने तो नहीं देखा। उसके बाद में गुड्डू के सारे रिश्तेदारों में खबर भिजवाई जाती है, कहीं किसी के घर गुड्डू आया हो तो प्लीज़ बताइएगा, इन्फॉर्म करिएगा। लेकिन दोस्तों, गुड्डू अगर कहीं गया हो तो रिश्तेदारों में तो खबर ज़रूर मिलेगी, लेकिन रिश्तेदारों में गुड्डू नहीं पहुंचा था। इसलिए अब पुलिस वाले इसके मोबाइल की कॉल डिटेल भी निकलवाते हैं, लेकिन कॉल डिटेल भी कहीं पर मिल नहीं पाती है, क्योंकि कॉल डिटेल में ना तो किसी से संदिग्ध कोई बात हुई थी, ना तो किसी से कोई दुश्मनी का एंगल दिखाई पड़ रहा था, ना तो उस दिन उसे किसी ने कॉल कर बुलाया था। अब ये सारी चीज़ें जब पुलिस को नहीं मिलती तो पुलिस एक बार को फिर से इस बेटी और इस घर का जो मुखिया है इन लोगों से पूछताछ करती है, साथ के साथ नौकर से भी पूछताछ की जाती है। अब दोस्तों, पुलिस जो सबसे पहले घर का मुखिया जो होते हैं, इनका नाम निर्मल जाट, इनसे पूछताछ करती है। तो जो निर्मल जाट हैं ये बताते हैं कि सुबह सुबह मुझे तो मिला नहीं था मेरा बेटा। मैंने अपनी पोती जिसका नाम सिमरन है उससे पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ गए, तो उसने बताया कि काम के सिलसिले में कहीं गए हैं और जल्द ही लौट आएंगे। उसके बाद से सिमरन शाम के वक्त मेरे पास आती है और कहती है कि दादाजी पिताजी का अभी कोई नहीं पता है। उसके बाद में हम लोग हर तरफ ढूंढते हैं, चारों तरफ जो ढूंढते हैं, तो उसके बाद में पूरी रात गुजर जाती है। उसके बाद में हम लोग पुलिस थाने जाते हैं और रिपोर्ट लिखाते हैं। अब जो सबसे पहले जो घर का मुखिया था, यानी उस गुड्डू का जो पिता था, उसके बयान पुलिस लिख लेती है। उसके बाद में इस लड़की सिमरन से पूछताछ की जाती है। अब दोस्तों, जब सिमरन से पूछताछ की जाती है तो सिमरन शुरुआत में तो कुछ ऐसी बातें बताती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिमरन की बातें थी ये पुलिस को उलझा रही थी। इसलिए पुलिस फैसला करती है कि सिमरन से ना पूछकर क्यों ना नौकर से पूछा जाए। अब जब नौकर से पूछा जाता है तो नौकर की भी बातें उसी तरीके की, यानी कहीं ना कहीं सिमरन और नौकर के जो बयान थे ये मेल खा रहे थे। इसलिए पुलिस को सिमरन के ऊपर शक हो जाता है। अब जब पुलिस को सिमरन के ऊपर शक होता है तो शक के आधार पर सिमरन और उसके नौकर को गिरफ्तार किया जाता है, और इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके आया जाता है, और पुलिस थाने लाने के बाद में इन दोनों को फ्रंट सीट पर बिठाया जाता है। उसके बाद इन दोनों से पूछताछ शुरू की जाती है। अब दोस्तों, जब इन दोनों से पूछताछ शुरू की जाती है तो शुरुआत में तो यही बातें बताते हैं कि उनके पिता किसी काम से गए थे लेकिन उसके बाद से नहीं लौटे हैं। लेकिन दोस्तों, पुलिस जब इनके ऊपर अपनी सख्ती दिखाती है और जब पुलिस इनके ऊपर थोड़ा सा भी अपना रुख टाइट करती है तो ये लोग पुलिस के सामने टूटते हैं, और टूटने के बाद में जब ये लोग अपना जुर्म कबूल करते हैं और उसके बाद में जो कहानी सुनाते हैं, यकीनन दोस्तों उस कहानी को सुनने के बाद में रिश्ते शर्मसार होते हुए दिखाई पड़ते हैं। दरअसल जो सिमरन है ये बताती है कि मेरे पिताजी की जब शादी हुई थी और शादी के कुछ सालों के बाद मेरी पैदाइश होती है। उसके बाद में जो मेरी माँ है, जब मैं छोटी सी ही थी उसी समय उसका देहांत हो जाता है। मेरे पिता जो थे वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी कट रही थी। लेकिन उसी बीच में हमारे पिता ने एक ट्रैक्टर ले लिया। अब ट्रैक्टर पर बहुत सारा काम होता था, लोगों की ज़मीनें जोतना और कभी ट्राली से कहीं जाना। तो उसके लिए पिताजी ने एक नौकर जिसका नाम आशीष, जो कि रहने वाला है बराबर में जो अस्सा गाँव पड़ता है वहीं का रहने वाला, तो इस आशीष को पिताजी ने नौकरी पर रख लिया था। अब जब पिताजी ने आशीष को नौकरी पर रख लिया था तो जो आशीष था ये हमारे घर में फैमिली की तरह रहता था। जब चाहता था आता था, हमारे साथ ही खाना खाता था। अब कभी कभी पिताजी खेत पे होते थे तो आशीष को घर भेज दिया करते थे, कभी चाय लाना या फिर कभी कोई साजो सामान लेके आना। इस तरीके से जब आशीष हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाता है कि एक दिन पिताजी घर पे होते नहीं हैं कि आशीष घर पे आता है, और उसी समय ये मुझे अलग अलग निगाहों से देख रहा होता है। मैं भी समझ जाती हूँ कि आशीष चाह क्या रहा है। उसके बाद में हम दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, और जब हम दोनों की आंखें एक दूसरे से चार होती हैं तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। जब इन दोनों में एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है तो उसी बीच में इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध, इस तरीके की जो चीज़ें थी ये लगातार उसी गुड्डू के घर पे चलने लगती है। अब दोस्तों, एक दिन जब गुड्डू अपने खेत पे से जल्दी लौट कर आता है तो देखता क्या है कि उसकी जो बेटी है
वो उसके ही नौकर के साथ में आपत्तिजनक हालत में, जब वो अपनी बेटी को अपने ही नौकर के साथ में आपत्तिजनक हालत में देखता है, उसका तो खून खौल जाता है। वो एकदम से आग बबूला हो जाता है, अपने नौकर को डांटता है, डपटता है, अपनी बेटी को भी बहुत ज़्यादा डांटता है। उसके बाद में अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा समझाने की भी कोशिश करता है। अब बेटी जो थी उस समय तो पिताजी से कह देती है कि पिताजी मुझसे गलती होगी, लेकिन आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ये जो बेटी थी सिमरन और इसका जो नौकर था जिसका नाम आशीष, इन दोनों की जो दूरियां बढ़ रही थी, क्योंकि गुड्डू अब इन पर नज़र रख रहा था, ये दूरियां इन दोनों से बर्दाश्त नहीं होती। उसके बाद में ये दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों को शादी तो करनी ही है, लेकिन हमारी शादी में जो लड़की के जो पिता हैं गुड्डू, वो बाधा बन रहे हैं। इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि क्यों ना पिताजी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। उसके बाद में सिमरन एक प्लान बनाती है और प्लान के मुताबिक ये आशीष से कहती है कि मेरे पिता गुड्डू को इस तरीके से रास्ते से हटाना है कि किसी को कानो कान खबर ना हो। उसके बाद में एक दिन जो घर के मुखिया होते हैं, जिनका नाम होता है निर्मल जाट, ये गांव में किधर निकल जाते हैं कि उसी समय जो गुड्डू था ये घर पे खाना खा रहा होता है, और खाना खाने के बाद में जैसे ही ये दोपहर के समय जाकर लेटता है, उसी समय जो बेटी होती है सिमरन, ये अपने प्रेमी आशीष को बुलाती है और उससे कहती है कि इसके पिता का गला दबाकर उसकी हत्या कर दे। अब उधर जो गुड्डू था, थोड़ी सी नींद उसको आई थी, थोड़ी सी आंख उसकी लगी ही थी कि उसी समय उसकी जो बेटी थी सिमरन उसके ही नौकर के साथ में उसके सीने पर बैठ जाती है। उसके गले को जब तक दबाते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। उसके बाद में उसके शरीर पर कुल्हाड़ी से कई सारे वार किए जाते हैं। अब जब गुड्डू की मौके पर ही मौत हो जाती है, उसके बाद को उसके शव को वो एक भूसे की गठरी में बांधते हैं, और भूसे की गठरी में बांधने के बाद में वो खेत पर पहुंच जाते हैं। और वो भूसे की गठरी, ताकि लोगों को शक ना हो, लोग यही समझे कि भूसा है, और खेत पर पहुंचते हैं। खेत में कुछ जो नलकूप रहता है, नलकूप का एक कमरा बना हुआ होता है, उसी कमरे के अंदर उस गठरी को लेके पहुंचते हैं और उस कमरे के अंदर खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद में उसका जो सिमरन का जो पिता है गुड्डू, उसकी डेड बॉडी को वहीं पर दफनाते हैं और कमरा बाकायदा बंद कर ये लोग वहाँ से आ जाते हैं। उसके बाद में पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट ये जो सिमरन थी ये लिखवा देती है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन करने के बाद में जब इस नतीजे पर पहुंचती है और जब ये बेटी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की मर्डर की कहानी पुलिस को सुना दी थी, तो पुलिस वाकई हैरान थी। और पुलिस कहीं ना कहीं ये सोच रही होगी कि एक ऐसी बेटी है जिस बाप ने अपने कांधे पर इसको झुलाया, जिस बाप ने इसको उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उसने किस तरीके से अवैध संबंधों के चलते अपने पिता की ही हत्या कर दी। उसके बाद में पुलिस इन दोनों को लेती है, उस नलकूप पर पहुंचती है और वहाँ से डेड बॉडी को बरामद किया जाता है। और दोस्तों, जब डेड बॉडी निकाली जाती है तो उसकी हालत एक तरीके से सड़ने गलने वाली हो चुकी थी। उसके बाद में जैसे तैसे करके उस डेड बॉडी को पुलिस बरामद करने के बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर ये जो लड़की थी सिमरन और इसका जो प्रेमी था आशीष, इन दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। उसके बाद इन दोनों को जेल भेजा जाता है। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इस कहानी के अंदर एक लड़की, और जिसको उसके पिता ने बहुत ही लाड़ से पाला, बहुत ही प्यार से पाला, उसी लड़की ने अपने ही नौकर के साथ में, अपने पिता के साथ में वो सलूक किया कि जिसको ज़माना सारी ज़िंदगी याद रखेगा। आप लोग इस बेटी और इस नौकर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? और एक सीख इस कहानी से बहुत ज़्यादा मिलती है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को घर के अंदर उतनी ही जगह देनी चाहिए जितनी ज़रूरी हो। हद से ज़्यादा किसी को छूट देना, घर के अंदर आना, और ख़ासकर कोई दोस्त हो, कोई मिलने वाला हो, कोई नौकर चाकर हो, उसको घर के अंदर एंट्री बहुत ना के बराबर देनी चाहिए। तो दोस्तों, कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए, इसमें पहला कमेंट्स है राज सिंघानिया लिखते हैं, आपका जो शो है ये क्राइम पेट्रोल से भी अच्छा लगता है। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शहजाद अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम साबे भाई। तो भाई शहजाद अंसारी जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? उसके बाद में हरिहर सिंह हैं, लिखते हैं देयर इज़ वेरी मच क्लैरिटी इन लैंग्वेज ऑफ स्टोरी टेलिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई विश दैट यू शुड ग्रो। तो भाई हरिहर सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस तरीके से आपने प्यार दिखाया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स लिखते हैं धर्मेंद्र कुमार, गुड नाइट सर, आज के युग में क्राइम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो धर्मेंद्र कुमार जी, आपने अपना प्यारा सा बहुमूल्य कमेंट्स किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में देवाजीत गोस्वामी हैं, लिखते हैं दुर्गा जी गोस्वामी सिवान बिहार से हमारी कहानी सुनते हैं। तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में इदरीस खान मुंबई से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया इदरीस जी। उसके बाद में नमस्कार भाई साहब, रेणु सुल्त्यागी शाना बुलंदशहर से, दोनों पति पत्नी हमारी कहानी सुनते हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अनिल सालोंकी जी हैं, लिखते हैं शाबिर जी नाइस ब्लेजर एंड शर्ट लुकिंग हैंडसम। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, विकी कालिया एचपी से हमारी कहानी सुनते हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में
अगला जो कमेंट से लिखते हैं मलिक साहब जी, नमस्कार, आज एक रमज़ान है, रमज़ान मुबारक हो आपको। ज़्यादा करीम वासना शारीरिक संबंध के चलते हो रहे हैं। ज़्यादातर जो क्राइम है वो वासना और शारीरिक संबंध के चलते हो रहे हैं। लोगों को क्राइम करने से पहले कुछ सोचना या फिर समझना नहीं आता लोगों को, जबकि सोचना चाहिए। तो बालेश्वर बिहारी जी, रमज़ान आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और आपने जिस तरीके से अपना प्यारा सा कमेंट्स किया, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद में नूरुल हक हैं, लिखते हैं जिस्म की भूख इतनी खतरनाक होती है कि सगे भाई का भी कत्ल करने में इंसान संकोच नहीं करता, और आप लोगों ने देखा कि कल के दिन ऐसा ही हुआ। तो नूरुल हक जी, आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया, आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये हरिहर सिंह जी का है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम साविज भाई, मैं भाई नहीं बहन हूँ, आगे से प्लीज़ बहन ही कहिएगा। तो हरीना क्या नाम है इनका, हिराना मगर। तो बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माफ़ी चाहता हूँ, और आगे से मैं आइंदा से ध्यान रखूँगा, आपको भाई नहीं बल्कि बहन ही बोलूँगा। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है कुंदन पाल जी का है, लिखते हैं आपने मेरा पूरा कमेंट्स नहीं पढ़ा, क्या फ़ायदा लिखने का। तो कुंदन पाल जी, आई थिंक मैंने आपको मैसेज में भी रिप्लाई कर दिया है, माफ़ी चाहता हूँ, आप तो मेरे डेली के व्यूवर्स हैं, तो हो सकता है कि मैंने आपका कमेंट्स स्किप कर दिया हो। उसके बाद में धर्मेंद्र कुमार जी हैं, लिखते हैं गुड नाइट सर जी, आज के युग में क्राइम दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो धर्मेंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है, आज के जो एपिसोड है, ये आप लोग को पसंद आया होगा, और हमारा जो सुनाने का तरीका है उसमें कोई खामी हो, कोई गलती हो, आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।